नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कहते हैं कुत्ता इंसान का सबसे पुराना और वफादार दोस्त है। कई बार जुर्म के मामले कुत्तों की वजह से सुलझ जाते हैं और यही वजह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के पास बाकायदा डॉग स्क्वाड होता है और उन कुत्तों को बाकायदा ट्रेन किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। और आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये ना पता हो कि जब एक कुत्ता किसी ट्रेनिंग सेंटर में आता है तो बहुत ही छोटे एज में, टेंडर एज में उसको लेकर आया जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसका ट्रेनर भी उसको ट्रेन करता रहता है और ट्रेनर भी उसके साथ साथ अपना करियर जो है वो आगे बढ़ाता रहता है, ग्रो करता रहता है। कहने का मतलब ये कि ऑल अलोंग जब तक वो डॉग काम करता है तब तक उसका एक ही ट्रेनर होता है और जिस तरह से उसका ट्रेनर प्रमोट होता जाता है, अलग अलग ओहदे अपने महकमे में हासिल करता जाता है, ठीक उसी तरह से डॉग्स को भी, स्निफर डॉग्स को भी, इन्वेस्टिगेटिंग डॉग्स को भी प्रमोशन दिया जाता है। तो खैर, मैं इतनी सारी बातें आप लोगों को स्निफर डॉग्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की कहानी जो है एक स्निफर डॉग से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला है मुंबई का, मुंबई के गोरेगांव वेस्ट का, और ये तारीख है 14 जनवरी 2021। गोरेगांव वेस्ट में एक लोकेलिटी है जिसे आरे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और इसी आरे कॉलोनी में एक चौल है। चौल आप सब जानते हैं कि मुंबई में सस्ते तरीके से रहने, सरवाइव करने का एक ज़रिया है, एक जगह है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं और लोग वहाँ रहते हैं। कई बार हमने मुंबई या फिल्मों में भी चौल देखा है और जो लोग मुंबई या महाराष्ट्र के हैं उन्होंने तो खैर देखा ही होगा, उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कभी। तो खैर, ये चौल की घटना है। होता यह है कि आरे कॉलोनी के उस चौल में एक रोज़ सुबह सुबह एक महिला की हत्या हो जाती है। जिस महिला की हत्या होती है उसका नाम है शहनाज गंभीर शेख और उसकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल के आसपास है। शहनाज जो है वो एक विडो है और मतलब उसके पति नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है और शहनाज की 3 बेटियां हैं। लेकिन इत्तेफाक से जिस वक्त ये वारदात होती है उस वक्त घर में तीनों बेटियों में से कोई भी मौजूद नहीं था। बाद में जब एक बेटी वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है चौल के अंदर कमरे में मरी पड़ी है और उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। इस तरह के चोट के निशान वहाँ पर मौजूद हैं जिस्म में, सिर में, और बहुत सारा खून मौके वारदात पर बिखरा हुआ है। तो वो लड़की जब अपनी माँ की ये हालत देखती है तो वो चीखती हुई बाहर आती है और जैसा कि आप जानते हैं चौल एक ऐसी जगह होती है जो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, तो आसपास के लोग फ़ौरन इकट्ठा हो जाते हैं और कमरे में जाकर देखते हैं कि शहनाज गंभीर जो है वो गंभीर हालत में, बल्कि मृत प्राय, तकरीबन मरी हुई हालत में फ्लोर पर पड़ी हुई है। ये मंज़र देखकर लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस अपनी तरफ से इंश्योर करती है कि शहनाज वाकई जीवित है या नहीं है, क्योंकि अगर शहनाज जीवित है तो फिर उसे फ़ौरन अस्पताल में ले जाने का इंतज़ाम करना था। लेकिन पुलिस गौर करती है, देखती है कि नहीं, कोई सांस जो है वो शहनाज की नहीं चल रही है और जो उसका हार्ट बीट कह लें या नब्ज़ कह लें वो भी थम चुकी है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि मामला मर्डर का है, शहनाज की हत्या हो चुकी है और पुलिस जो है इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू कर देती है। जिस चौल में ये घटना हुई थी उस चौल में या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था। तो यहाँ पुलिस को तफ्तीश करने में एक नई चुनौती पेश आती है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर इस मामले की जांच वो आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, क्योंकि कोई सर्विलांस कैमरा नहीं होने से ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल था कि शहनाज के कमरे में कौन आया, कौन गया। लेकिन पुलिस को मामले की तफ्तीश तो करनी ही थी। तो पुलिस उस चौल में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करती है, पूछताछ करती है और ये जानने समझने की कोशिश करती है कि शहनाज का उठना बैठना किसके साथ था, कौन शहनाज के पास आता था, किससे उसकी घनिष्ठता थी, किससे उसकी दुश्मनी थी। सारी बातों की पड़ताल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करके करती है। तो इसी सिलसिले में आसपास के लोग तकरीबन 25 साल के एक नौजवान का नाम लेते हैं जिसका नाम सूरज कुमार मौर्य है और ये बताते हैं कि ये सूरज जो है वो शहनाज के पास अक्सर आया करता था। पुलिस जब सूरज के बारे में पता करती है तो सूरज वहीं मौके पर ही खड़ा मिल जाता है। जितने भी लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे जो इस कत्ल के बाद
आकर खड़े हुए थे ऑनलुकर्स की तरह, या आप उसे चश्मदीद कह लें या तमाशबीन कह लें। उनमें सूरज भी एक था। तो पुलिस ने सूरज से पूछा कि अरे तुम शहनाज के पास तो आते जाते थे, आसपास के लोग बता रहे हैं, तुम्हारा क्या चक्कर है? तो बताता रहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल आता जाता था और मैं शहनाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी है कि शहनाज के साथ ऐसा किसने कर दिया, क्योंकि इसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था और मेरे से शहनाज के अच्छे रिलेशन थे। तो मैं बीच बीच में हाल चाल लेने के लिए आया करता था, इनकी बेटियां भी मुझे जानती हैं। तो सूरज जो है वहाँ मौजूद होता है और जाहिर सी बात है आसपास के लोग जो कहते हैं कि सूरज वहाँ आता जाता था, इस पॉइंट को, इस खबर को सूरज खुद भी अपनी ज़ुबान से एंडोर्स करता है, उसको सपोर्ट करता है। और सूरज से पुलिस को बातचीत करने के बाद एक तरह से पुलिस को लगने लगता है कि नहीं, इस मामले में कम से कम सूरज का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो वहीं मौके पर मौजूद है और पुलिस जो भी सवाल पूछ रही है वो आंखों में आंखें डालकर उसका जवाब भी दे रहा है। तो सूरज जो है एक तरह से पुलिस के जो सस्पेक्टेड लोगों की लिस्ट है उसमें से बाहर निकल चुका होता है। हालांकि जब जांच चल रही होती है तो पुलिस किसी भी आदमी को इतनी जल्दी न तो क्लीन चिट देती है और न ही किसी भी आदमी को बहुत जल्दी ये मान लेती है कि हाँ यही उस अपराध में शामिल है। तो पुलिस एक तरह से तफ्तीश करते हुए सारे ऑप्शंस जो है खोल कर रखती है। यही जो है एक सेट ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर आप कह सकते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का होता है। बहरहाल सूरज के अलावा पुलिस और भी आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, शहनाज के बारे में, उनके बारे में जानकारी जुटाती है और सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करते हुए पुलिस को मौके पर एक नीले रंग के कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये कपड़े का टुकड़ा क्या है? बेसिकली एक कपड़ा ही है, लेकिन ये जो कपड़ा है वो एक ऐसा कपड़ा है जो पुरुष जिसका इस्तेमाल करते हैं, यानी महिलाओं का या किसी लड़की के इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा नहीं है। अब चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहनाज जो है वो बेवा थी, अपने घर में अकेली रहती थी 3 बेटियों के साथ, तो और ये कोई फीमेल वो नहीं था, क्लोथ नहीं था। तो ऐसे में पुलिस को ये शक होने लगा कि हो ना हो ये जो कपड़ा है उसका किलर से कोई ना कोई लेना देना ज़रूर होगा। हो सकता है कि ये उसी आदमी का कपड़ा हो जो यहाँ पर छूट गया हो और जिसके बाद घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गया हो। तो पुलिस को लगने लगता है कि ये कपड़ा उसे कातिल तक पहुँचा सकता है, लेकिन कपड़े में ऐसा कोई ब्रांड, ऐसा कोई टैग, इस तरह की चीज़ है नहीं जिससे पुलिस ये पहचान कर पाती। तो पुलिस ये तय करती है कि वो इस मामले में स्निफर डॉग यानी खोजी कुत्ते की मदद लेगी। इसके बाद मौका वारदात पर पुलिस अपने स्निफर डॉग यूनिट को बुलाती है और मुंबई पुलिस के कांस्टेबल जो स्निफर डॉग के हैंडलर हैं वो अपने स्निफर डॉग को लेकर पहुंचते हैं। कांस्टेबल का नाम है भाऊ शिंदे। तो भाऊ शिंदे साहब जो है वो एक डोबरमैन डॉग जिसका नाम लियो है उसे लेकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं। और जैसा कि स्निफर डॉग से काम लेने का तरीका होता है, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो, जो कपड़ा मौके से बरामद होता है उस कपड़े को लियो से ये कहा जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उस कपड़े को वो बहुत अच्छी तरह से स्मेल करे, सूंघे और उस स्मेल के सहारे जिसका भी ये कपड़ा है उस तक पहुंचने की कोशिश करे। तो इस तरह से कुत्ते को उसका ट्रेनर जो है वो उस कपड़े के पास लेकर जाता है और उसको अच्छी तरह से वो कपड़ा सूंघने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, सूंघाता है। इसके बाद पुलिस जो है उस स्निफर डॉग को थोड़ी देर के लिए ढील देती है, छोड़ती है कि वो स्निफर डॉग आसपास के इलाके में रोम करके कातिल को ढूंढने की कोशिश करे और अगर कोई सस्पेक्ट हो तो उस पर पाउंस करे या भौंकने लगे। इस तरह की कोशिश जो है वो पुलिस करती है। तो जैसे ही लियो ने वो कपड़ा सूंघा, उसके बाद लियो उस चौल के कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद वो पहले तो रेस्टलेस तरीके से कभी दाएं भागा, कभी बाएं भागा, क्योंकि डॉग इसी तरह से बिहेव करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, खासकर स्निफर डॉग तो करते ही हैं, क्योंकि वो उस स्मेल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं हवा में। और ये अपने आप में कितना अजीब काम है, मतलब एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, और ऊपर वाले ने कुत्तों को क्या खास शक्ति दी है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो खैर वो जो स्निफर डॉग है वो दाएं बाएं इधर उधर भागने और झांकने के बाद फाइनली जहाँ पर ये चौल था उसके पीछे वाली गली में जाता है और पीछे वाली गली में जाकर एक मकान के बाहर खड़े होकर वो बहुत तेज़ी से भौंकने लगता है। तो पुलिस को ये लगता है कि शायद इस मकान में जो आदमी रहता है वो इस घटना में शामिल हो, या पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कातिल शायद इस रास्ते से गया हो, इस वजह से उसके जो स्मेल है, उसके ट्रेसेस
हमारे स्निफर डॉग को यहाँ तक मिल पा रहा है, लेकिन इसके बाद स्निफर डॉग उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो पुलिस उस जगह पर पहुंचकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर आदमी को आइडेंटिफाई करके नहीं भौंकता है, बल्कि एक जगह पर गली में एक मकान के सामने खड़े होकर वो लगातार भौंकने लगता है। तो खैर, चूंकि कोई आदमी मिलता नहीं है तो स्निफर डॉग के साथ पुलिस वहाँ से वापस आ जाती है और पुलिस पता करती है कि वो मकान किसका है। तो जाहिर है वो मकान जिसका होता है उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलती है। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि उस मकान में रहने वाला आदमी फ़िलहाल घर में नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। तो एक तरह से ये जो डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर कातिल की पहचान करने की जो कोशिश होती है, वो शुरुआती कोशिश एक तरह से नाकाम हो जाती है। अब पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वो कातिल जो है उस गली से ही भागा होगा, जिसकी वजह से हमारा स्निफर डॉग जो है उसको आगे तक ट्रैक नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कातिल का ही ये कपड़ा है और वो इसी गली से कहीं आगे फरार हो गया होगा। लेकिन पुलिस को अभी तफ्तीश तो करनी थी। अगर स्निफर डॉग क्लूलेस था, इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस भी क्लूलेस हो जाए। तो पुलिस ने क्या किया, जिस चौल में ये घटना हुई थी उस चौल के आसपास के कुछ लोगों को पुलिस ने पिक किया और पिक करके पुलिस थाने लेकर आई। कहने का मतलब ये कि जो भी संदिग्ध लोग पुलिस को लगे, जिनका भी शहनाज के घर आना जाना था या जिनका कभी किसी बात पर छोटा मोटा विवाद या लड़ाई भी शहनाज के साथ कभी हुई होगी, उन सारे लोगों को पुलिस जो है अपने पुलिस स्टेशन में लेकर आई पूछताछ के लिए। तकरीबन 6 से 7 ऐसे लोग थे जो सस्पेक्ट थे, जिनको पुलिस पूछताछ करके ये इंश्योर करना चाहती थी कि इस मर्डर में उनका रोल है या नहीं है। बहरहाल जब ये 6-7 लोगों को पुलिस लेकर आई तो पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं एक बार हम फिर से स्निफर डॉग लियो को ट्राई करें, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस कपड़े का स्मेल ले रखा है। अगर इन 6-7 लोगों में से कोई एक आदमी हमारा मेन एक्यूज्ड है, जो सस्पेक्ट के इस ग्रुप में शामिल है, तो हो सकता है कि लियो उसे पहचान ले और उसे देखकर भौंकने लगे। तो पुलिस ने ये चांस लेने का फैसला किया और फिर से कांस्टेबल भाव शिंदे से कहा गया कि वो लियो को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। इस बार कांस्टेबल फिर से लियो को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और जब पुलिस स्टेशन आए तो लियो जो है वो 6-7 लोग जो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए वहाँ पर हवालात के पास मौजूद थे, उन 6-7 लोगों में से एक आदमी पर ये लियो जो है एक तरह से झपट पड़ा। काटा तो नहीं क्योंकि ट्रेंड डॉग है, लेकिन उसको देखकर बहुत बुरी तरह से लियो भौंकने लगा और चिल्लाने लगा। पुलिस भी ये देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी के पास नहीं, एक पर्टिकुलर आदमी के पास जाकर लियो का भौंकना अपने आप में बहुत, जिसे कहते हैं कि प्रिसाइज संकेत था। कहते हैं ना, बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की एक निशानी थी। तो पुलिस ने फिर इस आदमी को पूरे ग्रुप से अलग किया। बाकी लोगों से बाद में पूछताछ होगी। इस आदमी से पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की। शुरू में उसने हिला हवाली की, इधर उधर की तमाम कहानियाँ सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसका सवालों से इनकाउंटर कराया, एक के बाद एक सवाल पूछे कुत्ते के भौंकने के बारे में और उसके कपड़े मिलने के बारे में, सारी बातें जब उसको बताई तो वो टूट गया और उसने मान लिया कि हाँ वही है जिसने शहनाज गंभीर शेख का कत्ल किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सूरज कुमार मौर्य था जो कत्ल के फ़ौरन बाद मौका वारदात पर मौजूद था और पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रहा था। एक तरह से शुरुआती तफ्तीश में पुलिस की मदद कर रहा था। आसपास के लोगों ने जब कहा कि सूरज इनके घर आता है तो सूरज बिल्कुल नहीं घबराया, बोलने लगा कि हाँ मैं आता हूँ, मैं जानता हूँ और मैं इनका शुभचिंतक हूँ। ये सारी बातें सूरज बता रहा था। लेकिन अब वही सूरज पुलिस की गिरफ्त में था, क्योंकि स्निफर डॉग लियो ने सूरज को पकड़ लिया था और सूरज ने अब अपना जुर्म भी कबूल लिया था। उसने मान लिया कि हाँ उसी ने शहनाज की हत्या की थी और हत्या करने के लिए उसने वही वक्त चुना था जब शहनाज की तीनों बेटियां घर में न हो। लेकिन सवाल यह है कि सूरज जो उसका पड़ोसी था और जिस सूरज के साथ शहनाज के बहुत अच्छे रिलेशन थे, आखिर उस सूरज ने शहनाज की हत्या क्यों कर दी? तो इसका जवाब ये है कि सूरज और शहनाज के बीच में रिलेशनशिप था, प्रेम संबंध जिसे आप कह सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को शहनाज जो है वो आगे बढ़ाना चाहती थी और शहनाज सूरज पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। सूरज जो है शहनाज के साथ टाइम पास कर रहा था, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं था। ऑल्दो उसने ड्रामा पूरा किया कमिटमेंट का, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो वो पीछे हट गया। अब शहनाज उसके पीछे पड़ चुकी थी, क्योंकि दोनों बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप
कैरी करते थे, दोनों बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में थे। तो इसी वजह से शहनाज उस पर दबाव बना रही थी कि शादी करो वरना फिर तुम्हें दिक्कत होगी। अब सूरज जो है जब वो एक तरह से फंसने लगा तो उसको लगा कि इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि वो शहनाज की हत्या कर दे। और फिर 14 जनवरी की सुबह उसने मौका देखकर तब शहनाज के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार करके उसकी जान ले ली, जब उसके घर में उसकी तीनों बेटियां नहीं थी। इसके बाद की पूरी कहानी आपको पता है। तो थैंक्स टू मुंबई पुलिस एंड थैंक्स टू दैट स्निफर डॉग लियो, जिसकी वजह से एक कातिल जिसके बारे में कोई और सुराग पुलिस के पास नहीं था, कोई और सबूत पुलिस के पास नहीं था, वो कातिल जो है पकड़ा गया। और ये एक ऐसा कातिल था जो शुरू से मौका वारदात पर मौजूद था। और इसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वास से भरा हुआ शख्स मैं कहूँगा, जो कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर मौजूद होकर पुलिस की तफ्तीश में पुलिस की मदद कर रहा था, साथ दे रहा था, या यूँ कहें कि साथ देने का नाटक कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी पोल खुल गई। तो आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो कोलकाता की एक कहानी थी, जिसमें एक डेड बॉडी के साथ, एक लाश के साथ एक परिवार के लोग पूरे 3 सालों तक रह रहे थे। वो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। बहुत सारे लोगों ने उस कहानी पर हैरानी का इजहार किया है। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे ऊपर कमेंट मुझे जीवन पाठक जी का दिख रहा है और इन्होंने ये लिखा है कि दादा रोज़ आप एक नई ड्रेस पहन कर आते हैं, क्या किसी लॉन्ड्री वाले के कॉन्टैक्ट में हैं? और अगर नहीं तो इस तरह से आपको इतने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। जीवन पाठक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, और थोड़ा ह्यूमरस कॉम्प्लीमेंट भी है। तो मेरा तो वार्डरोब बहुत छोटा सा है, मतलब ये इत्तेफाक है कि आपने मेरे कपड़ों को इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। कल जो मैं शर्ट पहन कर आया था वो भी गिफ्टेड था। हाँ, ये शर्ट जो है ये मैंने ख़रीदी थी, और है कुछ कपड़े हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जिसे मैं पैसों की बर्बादी कहूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे वेल विशर हैं, तभी आपने इस तरह की बात कही है। थैंक यू वेरी मच। फतराम मीना, इन्होंने कमेंट किया है, लेकिन मैं एग्जैक्टली जो है इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एनीवे, चूँकि वो सारे जो आईडी है उसमें क्लब्ड है वर्ड्स, तो मेरा कुछ उन्होंने कमेंट लिखा वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, नीरू पालिया जी का कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि भाई योर नरेशन स्टाइल इज़ एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच नीरू जी। रितु मुकेश शर्मा जी ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि नमस्कार सर, मैं बहुत दिन बाद आपकी कहानी सुन रहा हूँ, क्षमा करे अब नियमितता रहेगी। अरे क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतना सीरियसली मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, और जब स्किप करते हैं या किसी वजह से नहीं सुन पाते हैं तो उसके लिए बाकायदा जिस तरह से मैं आप लोगों को सॉरी कहता हूँ, आप लोग भी मुझे सॉरी कह रहे हैं, तो ये बड़प्पन है आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। विनय नासवाले जी ने जय हिंद कहा है, मेरी ओर से भी जय हिंद दोस्त। सैयद नियाज़ अहमद, इन्होंने ग्रेट स्टोरी के नाम से कमेंट किया है। और अशीम गांगुली ने कमेंट किया, इन्होंने लिखा मैं कोलकाता से हूँ, इसलिए ये घटना मुझे पता है। पुलिस ने शुभब्रता को अरेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। ऑब्वियसली अब इतने सारे मामले होते हैं इस देश में, करोड़ों लोग रहते हैं, तो हर एक मामले को ट्रैक कर पाना भी संभव नहीं होता। मामूनी बोरगोहाई का भी कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि स्ट्रेंज आफ्टर हियरिंग टुडेज स्टोरी, उन्होंने ये कहा है। धनंजय कुमार जी का कमेंट है। विजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है। सुरेश वारकर समथिंग है, तो मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन वारकर के नाम से मुझे लग रहा है कि मराठी मानुष हैं सुरेश जी। शंकरलाल बिश्नोई ने भी कमेंट किया है। रोहित सिंह का कमेंट है। होसन्ना जी कमेंट करती हैं, बीच बीच में करती हैं, रेगुलर शायद नहीं करती, लेकिन आई बिलीव कि वो रेगुलर देखती ज़रूर होंगी ये प्रोग्राम। खैर, कुंचुक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है लव फ्रॉम तिब्बत, बिग फैन सर, आई ऑलवेज लुक्स योर ऑल एपिसोड्स, इन्होंने ऐसा लिखा। थैंक यू वेरी मच। विष्णु शर्मा ने ये कहा है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बीना मजूमदार को मरे हुए 3 साल हो गए थे, मगर फिंगरप्रिंट ज्यों का त्यों कैसे? देखिए, फिंगरप्रिंट जब तक मुझे लगता है कि अगर चमड़ी पूरी तरह से ख़राब न हो जाए तो फिंगरप्रिंट तो मेरे हिसाब से इंटैक्ट ही रहेगा। और ख़ासकर तब जब डेड बॉडी को स्पेशली प्रिजर्व किया गया हो, फ्रीज़र में रखा गया हो, मौके से कुछ केमिकल्स भी मिले थे जो शायद मैं आपको बताना भूल गया था, तो हो सकता है कि उन केमिकल्स को भी उसने अप्लाई किया हो हाथों में। तो अगेन ये एक फॉरेंसिक रिलेटेड इशू है और इसका आंसर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही सटीक तरीके से दे सकता है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी या खबर मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों से साझा की। इजी मैथ्स
ट्रिक्स के नाम से एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है। जब बेटा थंब इम्प्रेशन बनाता था तो वो एबनॉर्मल कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि एबनॉर्मल होने का उसने नाटक किया हो, लेकिन इनिशियल जो एनालिसिस थी पुलिस की उसमें उसको एबनॉर्मल ही कहा गया था। और बेटा और पति लालच में बेरहम निकले, हे भगवान कलयुग है। और सुप्रतिम गॉड ब्लेस यू, इन्होंने रेखा भट्ट जी ने अपने कमेंट में लिखा है। थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबका नाम और कमेंट एक दिन एक साथ नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को जारी रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।